वेलकम बैक व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ड्रिल्स एंड टिप्स। हम न्यूमेरिकल्स स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के हवाले से कुछ हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उन्हीं को हम अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ी न्यूमेरिकल्स हैं, आसान न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसमें आपको मतलब कि चीज़ें कमेंट्स कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जो आपकी मतलब कि चीज़ों को आसान कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा मकसद भी ये है कि हमने चीज़ों को आसान करके लेके चलें, ना कि उनको कम्प्लेक्स करें। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल्स है इसमें क्या है, एक माइल्ड स्टील रॉड की वो बात कर रहा है कि माइल्ड स्टील रॉड है जिसने एक टेंसाइल लोड को हैंडल किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है, इतना लोड है। ठीक है, 49 किलोमीटर का लोड है जिसको एक माइल्ड स्टील रॉड ने सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, और जो जिस रॉड के थ्रू उसको सपोर्ट किया हुआ है उस रॉड के अंदर जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम जो स्ट्रेस अवेलेबल है वो कितना है, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर का जो स्ट्रेस है वो जो रॉड जिस रॉड के थ्रू ये जिस तरह समझें कि आप कोई भी चीज़ ऐसे लोड है, ये ऐसे इस रॉड ने इसको, जैसे हमारे पंखे होते हैं, ठीक है, इनको जिस रॉड ने पीछे लोड बर्दाश्त किया होता है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेस की जो लिमिट है वो है 100। और जो ये जो पंखा लटक रहा है इसका जो लोड है वो कितना है, ये इतना। ठीक है, ये लोड उसके ऊपर लग रहा है 49 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, ये रॉड जो इस लोड को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, जिसके लिए हमें उसने स्ट्रेस दिया हुआ है कि इतना स्ट्रेस है, इसके अंदर अंदर यानी कि वो रहे, लेकिन वो स्ट्रेस जो साइज़ कितना रखा जाए कि ये जो स्ट्रेस है ये हमें हासिल हो जाए, इतना स्ट्रेस हमें हासिल होना चाहिए। तो उसके लिए वो कह रहा है कि रॉड का साइज़ बताएं, कितना साइज़ होना चाहिए। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हम जो रॉड है उसका जो साइज़ जो शेप है वो किस तरह की होनी चाहिए। उसने फिर डिफरेंट शेप्स के लिए कहा है कि अगर फ़र्ज़ के रॉड सर्कुलर है तो फिर कैसे होगा, स्क्वायर है तो फिर कैसे होगा, रेक्टेंगुलर है तो फिर उसकी क्या वैल्यूज़ आएंगी, साइज़ की क्या वैल्यूज़ आएंगी। साइज़ एक्चुअली क्या है, उसका एरिया है। ठीक है, अगर एरिया नहीं अब कहते तो आप उसकी लेंथ विड्थ कह लो, इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट है सर्कुलर। सर्कुलर के लिए हम इजीली उसका एरिया निकाल सकते हैं, वही हमारे पास उसका साइज़ होगा। ठीक है, लेकिन अब उसके लिए थोड़ा सा मसला है कि सर्कुलर अगर हम निकालते हैं, सर्कुलर के लिए हम एरिया निकालते हैं, एरिया कैसे निकालेंगे। पहली चीज़, जब भी आपको एरिया फाइंड करने की जहन में आपके आए तो अपने सबसे पहली चीज़ यही सोचनी है कि हम स्ट्रेस से इसको इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रेस गिवन है। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना। तो लोड कितना है 49 किलो न्यूटन, और एरिया नीचे से हमें चाहिए वो हम निकाल लेंगे। लेकिन अब एरिया निकालने के लिए मसला यह है कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर का जो हमने एरिया पढ़ा था वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, उसी पाई आर स्क्वायर से, यानी कि देखो ना ये एरिया है, एरिया इज इक्वल टू हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर को आप करते हो डी बाई टू और इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये इसका हम निकाल सकते हैं रेडियस से। अगर निकालना चाहें डायमीटर की फॉर्म में, तो डायमीटर की फॉर्म में ये एरिया बनता है सर्कुलर रीजन का, और अगर इसको रेडियस की फॉर्म में करें तो ये पाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला अगर हम देखें तो हमें डायमीटर नहीं गिवन, इसके अंदर न्यूमेरिकल में डायमीटर नहीं गिवन। ठीक है, बाकी हमें सारी चीज़ें गिवन है। अब हम अगर निकालना चाहें, मतलब कि हमने ये एरिया हमें रिक्वायर्ड है, हमने एरिया निकालना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए मसला ये आ रहा है कि डायमीटर नहीं अवेलेबल। अब डायमीटर कैसे निकालेंगे, ये देखें। अभी स्ट्रेस हमारे पास है, फार्मूला हम पहले देख लेते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। बाज़ बुक्स के अंदर जो है वो एफ टी से भी डिनोट है, कोई मसला नहीं। टेंसाइल स्ट्रेस जिस तरह मर्जी डिनोट कर लें, ये नोटेशन ओके है। ठीक है, स्ट्रेस या ये, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस या आपके पास एफ टी। ठीक है, दोनों इसको लिखना आसान है इसलिए इसका यूज़ कर लेते हैं। आगे लोड, बल्कि हम ना इसको न्यूमेरिकल की तरतीब से लेके चलते हैं, ऐसे रफली नहीं करते। गिवन क्या चीज़ है, गिवन डाटा, गिवन डाटा है हमारे पास टेंसाइल लोड 49 किलो न्यूटन का। ठीक है, लोड आप कर लो, P इज इक्वल टू 49 किलो न्यूटन, इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट कर लो। देखें मैंने आपको बताया था ना कि हमने यूनिट सेम रखनी है। अब आगे जो ये गिवन है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये न्यूटन में, और वो जो वैल्यू गिवन है वो किलो न्यूटन में, आप उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, वो आसान है। इसको चेंज करना मुश्किल ये भी नहीं है, लेकिन ये है कि गलती के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें गलती के चांसेस कम है, और पेपर के दौरान आपके पास टाइम कम होता है। तो आप आसान चीज़ को चूज़ करो ताकि आपका टाइम बचे और आपकी गलती के चांसेस कम हो। आप उसको चेंज कर लो न्यूटन के अंदर, क्या हो जाएगा 49, और जो किलो है ये एक्सपोनेंशियल 3 होता है, एक्सपोनेंशियल 3 न्यूटन। ठीक हो गया। आगे उसने कहा है कि टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, जिसको हम सिग्मा टी या एफ टी से डिनोट कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 100
न्यूटन पर mm²। ठीक हो गया, स्ट्रेस भी निकल आया। और क्या चीज़ है, और कुछ भी गिवन मजीद अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब आ गया टू फाइंड पे। टू फाइंड में क्या होगा, हमने फाइंड करना है साइज। ठीक है, उसमें फिर डिफरेंट चीज़ें हैं, हमने सिर्फ लिख देना है कि टू फाइंड साइज। ठीक है, इतना लिख देंगे आपका ये काम चल जाएगा। अब इसके अंदर हमने, चलो अब ये चीज़ ना इसको यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं ताकि बाद में इसको रिमूव कर दूंगा तो फिर ये समझना मुश्किल हो जाएगा। एरिया जब हमने फाइंड किया इसको जहन में रख लें, हमने इसको आगे यूज़ करना है। तो एरिया आपका ये वाला हमने यूज़ करना है फार्मूला। ठीक है, हमने पहले से जहन में स्केच बना ली ना कि हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमने निकाल लिया क्योंकि डायमीटर की फॉर्म में हमने इसको यूज़ करना है। तो अब ये देखें, एरिया इज इक्वल टू, मैं ये वाला फार्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, पाई d² बाय 4, ये हमें फार्मूला आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया। अब इसको हम रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो अब जो हमें पहला गिवन है कि हमने सर्कुलर निकालना है। ठीक है, सर्कुलर पहला प्रॉब्लम हमारे पास सर्कुलर है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, आपने एरिया निकालना है ना, आपको रिक्वायर्ड क्या है, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू पाई d² बाय 4। ठीक हो गया। अब मसला ये आ रहा है कि इसके अंदर हमारे पास डायमीटर भी नहीं है और एरिया हमने वैसे फाइंड करना है। तो अब ये डायमीटर हम कहाँ से निकाल लें, इसको अब ये इक्वेशन 1 कर लो। ठीक है, अब आप आ जाओ स्ट्रेस की तरफ। ठीक है, स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, जो चीज़ें गिवन है इसके अंदर से, ये स्ट्रेस है, इसका फार्मूला क्या होता है, Ft इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया। लोड कितना है, P पर यूनिट एरिया। P कितना है हमारे पास 49 एक्सपोनेंशियल 3, और एरिया कितना है, ये चीज़ है ना आपकी, ये वाली यहाँ पुट कर दो आप। ठीक है, पाई d² बाय 4। ठीक है, अब देखो आपके पास नॉन चीज़ें आ गई हैं। Ft आपको अवेलेबल है, कितना है 100। ठीक है, ये आपके पास 100 है। ये आपकी अब प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर आपने इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है, रीअरेंज को मैं कर देता हूँ। 49,000 या चलो एक्सपोनेंशियल 3 में कर लो इसको। ठीक है, अब ये यहाँ पर डिवाइड की फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, जब इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, पाई d²। अब इसको अगर मैं इसको बहुत आसान फॉर्म में आपको कर दूं ना, बहुत आसान फॉर्म में, तो उसको अब यूँ समझ लो, बिल्कुल आसान फॉर्म में इसको कर लें ताकि गलती की चांसेस ही ख़त्म हो जाएं। ये हो गया डिवाइडेड बाय पाई d² बाय 4। ठीक है, इज इक्वल टू, जो हमारा ये 100 मैंने कौन सा लिखा हुआ है, यही Ft की वैल्यू है। ठीक है ना, स्ट्रेस की वैल्यू जो हमें गिवन है 100, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, 100। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर इसको लिखें तो 49 एक्सपोनेंशियल 3 मल्टीप्लाई बाय क्या बन जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ये असूल है और आपने ध्यान में रखना है कि ये रूल है मैथमेटिक्स का कि जब मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद की जो फ्रैक्शन होती है ये रिवर्स हो जाती है। तो क्या बन जाएगा, 4 बाय पाई d² इज इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व करना आसान है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्या बन जाएगा, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, फिलहाल आप इसको जहन में ऐसे ही रख लो, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लेना। डिवाइडेड बाय पाई d² इज इक्वल टू 100। अब हमारी इक्वेशन इजी हो गई है। अब क्या करेंगे हम, सिंपल इस d² को उठा के इधर ले जाओ और इसको उठा के इधर ले आओ। ठीक है, ये हो जाएगा 49 इंटू 1000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय ये 100 इंटू ये वाला पाई इधर का इधर रहेगा, और ये जो d² है ये इधर आ जाएगा d²। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल आएगा जो भी आपका खैर आंसर निकलेगा। ठीक है, कुछ भी एक्स वाई जी कुछ भी आंसर आया आपका, ये d² की फॉर्म में आएगा। अब जो भी आपका इसको सॉल्व करके कैलकुलेटर पे आंसर निकला है ना, इसका आपने ले लेना स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्यों लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर भी रिमूव करना है, हमें सिर्फ d चाहिए। ठीक है, तो जब उसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू
जो इसकी वैल्यू आई ना, मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका डायमीटर की वैल्यू आएगी डी स्क्वायर की, वो आएगी 623.8, 623.8, ठीक है 9। अब इसका जब स्क्वायर रूट लोगे, क्योंकि स्क्वायर रूट क्यों लेंगे, क्योंकि हमें डी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें डी चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी इधर भी। अब स्क्वायर रूट के बाद जो उसका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 24.98, ठीक है, ये इसका आ जाएगा डायमीटर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस डायमीटर को उठा के यहाँ पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना, आपका एरिया निकल आएगा। ठीक है, ये मज़ीद कर लेते हैं। एरिया हमारे पास था, पुट दिस, ये वैल्यू है ना, ये थोड़ा सा लिख लेना, ठीक है, आपने खुद से, कि पुट दिस वैल्यू ऑफ डायमीटर इन इक्वेशन 1, ठीक है, हैंस एरिया इज इक्वल टू पाई इनटू डी स्क्वायर, कितना आ गया 24.98 का स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर पे खुद सॉल्व कर लें, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, और वो आंसर कितना होगा हमारे पास 490.08 mm का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम यूनिट्स जो है वो mm में ही लेके चल रहे हैं, हमने कन्वर्ट नहीं की थी, तो ये इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 था। अच्छा, अब जिस तरह हमने राउंड अपना सर्कुलर हमने फाइंड किया, ये हमारा निकल आया एरिया सर्कुलर के लिए, जो उसका साइज़ हमने रॉड का रखना था। इसी तरह अब हम स्क्वायर फॉर्म के लिए निकालेंगे। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया वो रॉड स्क्वायर फॉर्म में है, यानी कि इस फॉर्म में है, तो हम इसका बड़ा ड्रॉ कर लेते तो नज़र भी आए। अगर इस फॉर्म में वो रॉड है, मतलब इसकी साइज़ सारी साइड्स बराबर हैं, तो क्या होगा, फ़र्ज़ किया सपोज़ कर लो उसकी एक साइड x है तो दूसरी साइड भी x होगी, तो इसका एरिया कितना बन जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये हम आप पार्ट 2 कर रहे हैं स्क्वायर के लिए। तो अब इसके लिए हमने इसका अगर एरिया फाइंड करना है ना, तो एरिया मैंने बताया था कि हमने साइज़ फाइंड करना है, मतलब हमने एरिया फाइंड करना है, और एरिया क्या होता है x स्क्वायर। अगर x की वैल्यू पुट कर दो, फ़र्ज़ किया इसका वैल्यू x है, ठीक है, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। एरिया हम इसका वैसे फाइंड कर चुके हैं, एक्चुअली एरिया कितना इसका आ रहा था 490.08, आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, 490.08 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें अब इसका अगर स्क्वायर रूट लोगे तो आपका आंसर निकल आएगा, एक साइड उसकी निकल आएगी। ठीक है, वो आप निकाल लो इसका कैलकुलेट करके। जब उसका स्क्वायर रूट लोगे ये आएगा 22.13। ठीक है, 22.13। कैलकुलेशन आप खुद कैलकुलेटर पे कर लेना, ये इतना मुश्किल नहीं है, चीज़ से समझ लें आप। ठीक है, ये आपका निकल आएगा इसकी एक साइड। अब एक साइड निकलने का मतलब है, चूँकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, तो इसकी चारों साइड्स का यही इसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो ये इसका साइज़ निकल आएगा स्क्वायर फॉर्म में। इसी तरह से अगर आप रेक्टेंगुलर निकालना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सी उसने एक कंडीशन दी है हमें रेक्टेंगुलर के लिए। रेक्टेंगुलर की क्या कंडीशन उसने दी है, रेक्टेंगुलर में वो कहता है कि उसकी जो थिकनेस है और विड्थ जो है वो उसकी थिकनेस का 3 टाइम्स है। अगर हम उसकी विड्थ को फ़र्ज़ किया बी से डिनोट कर लो, चलो ठीक है, बल्कि इसको आप डब्ल्यू से ही डिनोट कर लो, ये इसकी विड्थ है अगर, ठीक है, लेट विड्थ इज इक्वल डब्ल्यू एंड थिकनेस इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो अब उसने जो स्टेटमेंट दी है ये वाली, ये क्या बनती है, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है कि विड्थ इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स थिकनेस, विड्थ इज इक्वल टू 3 टाइम्स थिकनेस, ये स्टेटस में दी हुई है उसने। ठीक है, विड्थ इज इक्वल टू 3 टाइम्स द थिकनेस। ठीक है, कि थिकनेस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब जाके विड्थ बनती है, मतलब विड्थ आपकी ज़्यादा है और थिकनेस छोटी है। ठीक है, तो ये आपका एक निकल आया, इसकी हमें एक वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर होता किस तरह का है, ये रेक्टेंगल आपका होता है। ठीक है, जो उसने हमें चीज़ दी हुई है वो उसने इसकी विड्थ दी है, यूँ समझ लें कि ये उसकी विड्थ है, ये वाली, ये उसने हमें दी है W, और सपोज़ कर लें ये उसकी थिकनेस है। थिकनेस वैसे पीछे की तरफ होगी, लेकिन आप समझने के लिए इसको इधर ही ले आओ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी कि अब किस तरह से ये इसकी थिकनेस समझ लें आप। ये आप इसकी विड्थ कह लें,
ये थिकनेस कर लें, समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसने बताई हुई है। अब जब हम इसका एरिया निकालते होते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, साइज़ निकालना है तो हमने निकालना इसका एरिया ही है। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू वेड्थ होता है। अब यहाँ पर वेड्थ लेंथ तो है नहीं, वेड्थ और थिकनेस है, तो वेड्थ इंटू थिकनेस कर लें। ठीक है, अब इसकी वेड्थ कितनी है हमारे पास, वेड्थ हमारे पास W ही है, बल्कि हमारे पास जो थिकनेस है वो तो उसकी वैल्यू थिकनेस ही है, लेकिन जो वेड्थ है उसने बताया कि वेड्थ जो है वो भी किसके इक्वल है, 3 इंटू टी के इक्वल है। यानी कि जो थिकनेस है वो तो थिकनेस ही है, वो टी की वैल्यू टी ही है हमारे पास, लेकिन जो वेड्थ है उसकी वैल्यू उसने बताई है, हमने जो थिकनेस को टी से डिनोट किया था ना, हमने टी ही लिख दिया, लेकिन जो वेड्थ है उसकी वैल्यू उसने कही है कि वेड्थ जो है वो 3 इंटू थिकनेस के इक्वल है। मतलब हम वेड्थ को 3 इंटू टी लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू 3T होता है ना, मैंने लिखने वाला W था, लेकिन W की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3T। ठीक है, 3T समझ आ गई। अब इसका एरिया कितना था जो हम पहले निकाल चुके हैं शुरू से, 490.08। ठीक है, 490.08 ये इसका एरिया हम निकाल चुके हैं पहले से। तो यहाँ इसको सिंपली सॉल्व कर लें आप, 3T स्क्वायर इज इक्वल टू 490.08। स्क्वायर कैसे हुआ, टी इंटू टी, टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, टी स्क्वायर को अकेला छोड़ दें तो 490.08 इंटू डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्या होगा, अब ये जो 3 है आपका निकल आएगा, डिवाइड करके आप आंसर निकाल लें, और उसके बाद क्या करना है कि आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, इसका जो आंसर निकालेंगे कितना आएगा, ये उसने इकट्ठे निकाल दिया। ठीक है, आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके ना इसको, मतलब ये डायरेक्टली खुद सॉल्व करके इसको और आंसर इसका निकाल लेना स्क्वायर रूट ले के साथ ही। ठीक है, इसका आंसर निकल आएगा 12.78। ठीक है, अब ये इसकी निकल आई थिकनेस। ठीक है, टी निकल आया, थिकनेस निकल आई है। अब अगर हमें इसकी वेड्थ निकालनी है, वेड्थ कितनी होगी, W इज इक्वल टू 3 इंटू टी, टी कितना है 12.78। ठीक है, यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई करें, आपकी वेड्थ भी निकल आएगी, वेड्थ भी निकल आई, थिकनेस भी निकल आई, मतलब इसका अपने साइज निकाल लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी कैलकुलेशन थी, और मेरे ख्याल से इसकी सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो ये हमारा आज न्यूमेरिकल था, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं ये आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।